तो आज जहां एक तरफ दिल्ली में इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में यानी कि मेरठ से आज उत्तर प्रदेश में साल 2024 के चुनावी शंखनाद का आगाज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी मंच साझा किया। लेकिन सवाल जो आज का जो डिबेट, वो जो चर्चा हम जिस पर करेंगे वो है एनडीए वर्सेस इंडिया। इसी पर चर्चा करेंगे। आज पॉलिटिक्स का सुपर संडे रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए रत्नेश मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय यादव जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वामीनाथ जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी के बड़ी प्रमुखता से अपनी बात को रखते हैं, मजबूती से रखते हैं, प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील त्रिपाठी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़ी विश्लेषण को बहुत तरीके से रखते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले मैं आज जायसवाल जी आपके पास ही आऊँगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया हेड पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज इंडिया अलायंस में जिस तरीके से आज महारैली का आयोजन किया गया, इस रैली के जरिए देश को क्या संदेश देना चाहते थे? पहला, ये जो रैली थी ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ थी। दूसरी, क्या ये कल्पना सोरेन या सुनीता केजरीवाल की राजनीतिक लॉन्चिंग थी? या फिर तीसरा, जिस तरीके का आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, ये आप जो नारा दे रहे हैं, ये एजेंडा था? इसका प्रमुख एजेंडा क्या था आज महारैली का? देखिए गौरव जी, सारे सवाल का आप जवाब दे दिए हैं उसी सवाल में जी। आवाज को थोड़ा, हाँ, लोकतंत्र बचाओ, आवाज आपका जी। एक मिनट जी, टेक्निकल टीम इसको कर रही है जी, बोलिए। पहले तो सारे हमारे आपके चैनल पर पैनलिस्टों को नमस्कार। और जिस तरह से आपने सवाल दागा है और कहा है, उस सवाल में ही जवाब मैं बता रहा हूँ जी। लोकतंत्र संविधान को जिस तरह से तार बतार कर जी, जिस तरह से लोकतंत्र का विदेशों में जाके दुहाई देते हैं प्रधानमंत्री जी, और जिस लोकतंत्र को आप चुनाव के समय उपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, शासन आता है चला जाता है, किसी का बपौती नहीं है। आज आपकी पारी है, कल किसी और की रहेगी। जनता मालिक है, जनता समय को देखता है, जनता ही परिवर्तन का धारा है जी। और लेकिन आपने इसको इस तरह से बना लिया है कि एक चुनाव के समय में कांग्रेस जैसे पुराने पार्टी का आप खाता खत्म करने, खाता फ्रीज करने का काम किए कि ताकि हम आपका प्रतिद्वंदी बनकर आपके चुनाव के सामने आप धन बल का प्रयोग करिए, आप शासन का प्रयोग करिए, लेकिन विपक्ष अपने ही पार्टी को खड़ा करने के लिए आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए हम एक दूसरे कार्यकर्ता नेता को नहीं भेज सकते हैं। इसलिए 14 लाख का आप देखे होंगे कि 2283 करोड़ और बढ़ गया। अब तो बढ़ते जा रहा है चक्रवृद्धि की तरह, कई हजार करोड़ लग रहा है, लगा देंगे कि हमारे पास जितना होगा नहीं उससे ज्यादा हम इनको जुर्माना भरे। तो ये देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव के समय चुनाव आयोग धृतराष्ट्र के भूमिका में आ गए हैं। किसी भी चीज के लिए आप जवाबदेही है तो उसको जवाब देना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी बोले कि मैच फिक्सिंग चल रहा है, मैच फिक्सिंग में अंपायर खुद ही चुने जा रहे हैं, और तो और हमारे जो प्लेयर है उनको भी आप अपने दबाव में उनको अंदर कर दे रहे हैं जी। तो ये आपका जैसे ईवीएम से मैच फिक्सिंग है कि 400 पार आप कह रहे हैं जी। रत्नेश जी, आप ही से सवाल का जवाब लूंगा। जायसवाल जी बोलिए अपनी बात। पूरा कल है बस। जनता जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम 400 पार, जनता किस विश्वास पर आपकी गारंटी को गारंटी दे? पहले आप बोले थे भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, अब बोल रहे हो ईडी इनकम टैक्स की जो पैसा जब्त है वो गरीबों में बांटूंगा। पहले आप ही बोले थे 15 लाख खाते में दूंगा। तो आपकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, झूठ का जुमलों की गारंटी हो जाती है, फाइटा फिक्स। और आप ही के सांसद बोलते हैं कि 400 पार आ जाएगा तो हम लोकतंत्र को यानी संविधान को बदल देंगे, लोकतंत्र का धज्जियां उड़ा देंगे।
आप लोग का सोचा समझा साजिश चल रहा है और देश का जनता और जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे दल अब इकट्ठे होकर, 27 दल आज इकट्ठा होकर जो आज हुंकार भरा गया रामलीला के, राम के चरित्र, राम ने त्याग तपस्या और बलिदानी को प्रारूप दिया है कि उनके चरितार्थ में था कि त्याग और संघर्ष और सत्य था। आज झूठ के बाजार में जिस तरह से मेला लगाकर जुमलों का बरसात किया जा रहा है, लोग समझ चुके हैं कि बहुत मन की बात सुन लिए, बहुत अभी आपके साथ जो चला जाता है आपके मन जी हो गई ठीक, बोलिए। आपके पास जो चला जाता है वो कल तक भ्रष्टाचारी, आज तक जी जी एक मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा स्वामीनाथ जी। हमारे साथ सुनील जी, आप अपना हेडफोन निकाल लीजिएगा और स्वामीनाथ जी आप भी अपना हेडफोन निकालकर सीधा आवाज लीजिएगा। हेडफोन के चलते ग्रेन्स आ रहा है, टेक्निकल टीम का ये कहा गया है। आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा, वहां से सीधी आवाज आएगी। मैं आऊंगा रत्नेश जी, आपके पास आऊंगा, अभी मैं आऊंगा, अभी बस जी जी अब सही आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? हाँ आ रही बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे मेरठ से बोल रहे थे कि 10 वर्षों में विकास का टेलर जी, यानी अभी टेलर हुआ है। खाली जिस तरह से पिक्चर आने से पहले टेलर दिखाया जाता है, काम नहीं किया जाता है। अभी रोल बाकी 10 साल में टेलरे दिखाते रहे, जुमलों का टेलर, नौकरी का टेलर, किसान को दुगनी आय का टेलर, यानी 770 किसानों के शहादत। स्वामीनाथ जी 30 सेकंड और आप बोल लीजिएगा। लेकिन उनकी दुगनी आय नहीं हुई और युवाओं को नौकरी की गारंटी का टेलर देखते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी आज बोले हैं मेरठ से कि 10 साल हम टेलर दिखाए जी। तो ये टेलर थी। महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ाना ने सब टेलर में आता था जी। और स्वामीनाथ जी कल मेरे साथ आप डिबेट पर बैठे थे और आप ही ने मुझसे कहा था कि विकास जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप ही ने कहा था ना कि जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आए थे तो जीपे आ गया, यही आप ही ने कहा था ना ये बात। मैं रत्नेश जी आ रहा हूं, लेकिन हमारे कोई आप पार्टी के वरिष्ठ साथी थे वो कहे मुकेश जी, और आप दोनों ने एक दूसरे का समर्थन भी किया था, मुझे अच्छे से याद है। तो अब आप जो कह रहे हैं जब विकास दिखेगा तो महंगाई भी तो दिखेगी। खैर रत्नेश जी मैं आपके पास आता हूं। रत्नेश जी, जायसवाल जी ने आप पर आरोप लगाए हैं कि आपने अपने एम्पायर सेट कर लिए हैं, वो सीधे सीधे चुनाव आयोग पर आते। जायसवाल जी आऊंगा आपके पास। जायसवाल जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, पूरा मौका दिया। अब रत्नेश जी के पास चलते हैं। आपने अपने एम्पायर सेट कर लिए हैं, कोट अनकोट एम्पायर। उन्होंने किसको कहा है ये आप भी समझते हैं। दूसरा, उन्होंने ये बात कही कि 10 साल में सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार चलाई है। आप इनकी बातों का जवाब दीजिए। गौरव जी आपको, सभी साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय जय सीताराम जी। गौरव जी, आज जब विपक्ष की रैली हो रही थी तो मैं उसे देख रहा था जी। उस रैली में थे कौन कौन जी? सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन अपने पति को बचाने के लिए विनती कर रही। नहीं, इस पे आएंगे, एक मिनट, इस पे आएंगे। उन्होंने पहले ये बात बोली, इस पे मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। मैं आ जाऊंगा, जवाब दे दूंगा गौरव जी बोलिए। अरे चाहे अहाँ मस्ती करिए, चाहे अस्थि हम करिए, संस्कृत का मामला सब एक ही होगा जी। बोलिए। अब मैं जब देख रहा था उस रैली को तो मैंने देखा कल्पना सोरेन जी और सुनीता केजरीवाल जी अपने पति को बचाने के लिए तड़फड़ा रही थी। राहुल गांधी जी स्वयं को और अपनी माता को बचाने के लिए तड़फड़ा रहे थे। क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जी अपने परिवार को बचाने के लिए तड़फड़ा रहे थे। तेजस्वी यादव जी ने तो बता दिया मेरा बाप मेरा दीदा दिया, वो बताने लगे। अब स्थिति ये है कि इस पूरे के पूरे गठबंधन में सभी लोग स्वयं को बचाने के लिए है, चाहे वो स्टालिन जी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे जो भी। ये लोकतंत्र बचाओ का नाम देकर भ्रष्टाचार छुपाओ और परिवार बचाओ राजनीति जिसको भारत की जनता बड़ी आसानी से समझ रही है। एक बात इन्होंने कि हमने फिक्सिंग कर ली। जी हमने फिक्सिंग कर ली है करो भाई, खुले तौर पे करो, हमने फिक्सिंग कर ली है। हमने फिक्सिंग कर ली है भारत के मतदाताओं के साथ।
हमने फिक्सिंग कर ली है भारत के गरीबों के साथ, हमने फिक्सिंग कर ली है भारत के किसानों के साथ, हमने फिक्सिंग कर ली है भारत की महिलाओं के साथ जी, हमने फिक्सिंग कर ली है भारत के हर उस नागरिक के साथ जी। जिसका इनकी सरकार में शोषण होता था और हमने उसका हक और हुकूक उसको दिया। तो जी। हमारी फिक्सिंग भारत के 70% वोटरों के साथ है जिनको इनकी पार्टियां रौंदती रही। जी, हम मानते हैं हमारी फिक्सिंग है। जी। अगले सवाल पर आ जाते हैं। विकास को लेकर बात की रत्नेश जी, आप इनको 10 साल में 10 विकास गिना दीजिए। अब मैं बता रहा हूं 10 साल के 10 विकास गिना दूंगा जी। मैं तो गिनाऊंगा भाई, मेरा काम है। बिल्कुल। अब मैं आपको एक विकास पहला विकास सुनिए। जी, इस देश में जब कोई युवा पढ़ लिख कर आता था तो अगर उसे लोन लेना होता था तो कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती थी, गौरव जी सबको पता है। उसको आसानी से लोन मिले इसलिए हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम चलाया। मैं विपक्ष को कोट कर रहा हूं, विपक्ष ये कहता है कि देश को कर्जदार बनाया, इस विकास पर विपक्ष ऐसा कहता है। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। फिर आपको दूसरा 10 विकास तो सुन लीजिए आप जी। दूसरा, गौरव जी 2014 के पहले हमारी सरकार आने के पहले जब आपके चैनल पे डिबेट करनी होती थी तो स्टूडियो जाना होता था। जी, हमारी सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया जिसका परिणाम है कि आज आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता और कांग्रेस के भी प्रवक्ता अपने घर पर बैठकर मोबाइल पर 5G नेटवर्क का आनंद लेते हुए आपकी डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं, नहीं तो इनको नोएडा जाना पड़ता। बिल्कुल। अब आ जाते हैं, हमने किसानों को पहले से हो गया भाई, ये 14 भैया से पहले से हो रहा है, ये आप गलत बोल रहे हो। स्वामीनाथ जी आपकी बारी है तो बोलिएगा ना भाई। स्वामीनाथ जी बीच में मत टोकिए। आप गौरव जी बोल रहे हैं तो झूठ बोले। स्वामीनाथ जी कहने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, अपनी टर्न पर आप बोलिएगा। गौरव जी राजीव गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1991 में। 1991 में भारत में 5G था। पूछे कांग्रेस के प्रवक्ता से, कुछ पता वता है नहीं, बस लिबिर लिबिर कूद के बोलना शुरू कर देंगे। संतरे की तरह छील के फेंक दूं, जायसवाल जी छील के फेंक दूंगा, बता दे रहा हूं, मेरे बीच में मत टोकिएगा। मर्यादित शब्द रत्नेश जी, मर्यादित शब्द फेंक दूंगा पूरा, छील के फेंक दूंगा पूरा। रत्नेश जी मर्यादित शब्द आप, रत्नेश जी मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना विनय जी, मेरी डिबेट है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा काम है दोनों को शांत करना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ रत्नेश जी अपनी बात रखिए। जायसवाल जी देखिए, नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके के शब्द नहीं। रत्नेश जी आप एक बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं। मैं छील दूंगा, मैं तो कह रहा हूँ मैं छील दूंगा। नहीं भाई ऐसे नहीं बोल सकते आप रत्नेश जी, अपनी बात रखिए, आप अपनी बातों के जरिए आप अपनी बात रखिए ना। रत्नेश जी ऐसे बात आगे नहीं जा सकती, आप अपनी बात रखिए। जायसवाल जी उनको 10 बात गिनानी दीजिए, अभी 2 ही गिनवाई है, तीसरी पे आइए। गौरव भाई एक जिस तरह से भाषा का नहीं अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूं अब नहीं करेंगे। रत्नेश जी बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े चैनल्स पर डिबेट में बैठते हैं, हमारी डिबेट का हिस्सा अक्सर बनते हैं, अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं। अब नहीं बोलेंगे। मैं विनय यादव जी और स्वामीनाथ जायसवाल जी दोनों को आश्वस्त कर रहा हूं कि अब वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और मेरी बात को रत्नेश जी जरूर समझेंगे। मैं आऊंगा दोनों के पास। रत्नेश जी अपनी 2 बात रखी, तीसरी बात रखिए। आप उनको बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। उन्होंने फुल टॉस मारी और आपने छक्का मार दिया, आप समझिए ना कैच आउट हो गए आप। उनको फुल टॉस पे कैच आउट हो जाओगे आप। बात रखिए, बैठे हैं ना इसके लिए, हम बैठे हैं ना। गौरव जी आप बैठे हैं ना, ये क्या चीज का फेंक देंगे? नहीं मैंने बोला ना विनय जी, मैंने बोला। रत्नेश जी आगे आप अपनी बात रखिए। गौरव जी हमारे यहाँ एक कहावत है पूर्वांचल में, सट को सट की तरह पीटना चाहिए जी। तो अगर आप मुझे बीच में नहीं बोलने देंगे तो मैं ऐसी ही भाषा में जवाब दूंगा। नहीं अब नहीं बोलेंगे, आप अपनी 10 बातों की बात की, अपनी 10 गिना दीजिए। स्वामीनाथ जी वो फुल टॉस फेंकते आप कैच आउट हो जाते हैं, उनको बोलने का मौका दीजिए, वरना कहेंगे मुझे तो बोलने ही नहीं दिया, मैं कहां से गिनवाता। और देखो मुस्कुरा भी इसीलिए रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। स्वामीनाथ जी वो बात रखने के दौरान अगर गलत भाषा का इस्तेमाल करते तो मैं रोकूंगा, अगर अपनी बात रखने के दौरान वो गलत भाषा का इस्तेमाल करते तो मैं रोकूंगा। रत्नेश जी अपनी बात रखिए। गुंडा का भाषा है। नहीं रत्नेश, जायसवाल जी प्लीज, आप भी सम्मानित प्रवक्ता हैं। जायसवाल जी प्लीज, देखो रत्नेश जी इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको बात ही रखने दे रहे हो आप। अभी 2 बात हुई है। रत्नेश जी आप बात रखिए। रत्नेश जी यहाँ एम्पायर जो है ना, यहाँ जो एम्पायर है, यहाँ एम्पायर जो है वो निष्पक्ष है। आपको पूरा ओवर की 10 बॉल फेंकने देंगे, ओवर की 10 बॉल आपको फेंकने देंगे। रत्नेश जी आपने 2 बॉल फेंकी, तीसरी और फेंकिए। मैं बॉल फेंकूंगा, ये खेल ये जानते क्या है, मेरी हर एक बॉल इनको बाउंसर की तरह लग रही है। नहीं आपकी, मैं एम्पायर हूं ना, मैं डिसीजन दे दूंगा। आप चलिए आइए।
जायसवाल जी अब मत बोलिएगा आप। तीसरी गिना दे। चलिए तीसरी गिना बात देता रखिए, हूं। जायसवाल जी तीसरी बात। हाँ, मैं तो कह रहा था कि हमारी सरकार ने डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम चलाया जी और उसके तहत हमने भारत में इंटरनेट की सर्विसेज को इम्प्रूव किया। आज हम 5G सेवाओं का आनंद ले रहे जी। हैं। अब आ जाते हैं किसानों की तरफ। पहली ऐसी सरकार थी जिन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत भारत के प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए प्रति चौथे माह उनके खाते में भेजकर 6,000 रुपए सालाना की उनको सहायता दी, जो सीधे किसानों के खाते में जा रही हैं। जी 4 बातें हो गई, 5वीं सुन लीजिए। जी हमने भारत में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। हमने वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाई, जी उनमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर विमानों में मिलता था वो हमने ट्रेन में भारत के लोगों को दिया। जी 5 काम हो गए, छठा सुनिएगा। रत्नेश जी मैं आपको रोक, जी। कोई नहीं रोकेगा, मेरा काम है, मैं आपको रोक। जब आपने किसानों की बात करी तो किसान अभी किस तरीके से उन्होंने 1 साल तक आंदोलन किया, उसके बाद आप ही की सरकार ने वो कानून वापस लिया, एक बात। दूसरा, ट्विटर तो आप चलाते होंगे रत्नेश जी, कभी जरा हैशटैग रेलवे फूड करके टैग कीजिएगा। रेलवे के फूड किस तरीके से वहां दिया जाता है, कैसे परोसा जाता है, वो भी आप देखते होंगे। अपनी छठी बात रखिएगा। अब छठी बात पे आ जाता हूं। आपने जो कहा कि हमने छठा काम क्या किया, अब आ जाते हैं। भारत में 2014 के पहले प्रतिदिन 8 किलोमीटर के आसपास सड़कें बनती थी। जी। हमने उन सड़कों को 50 किलोमीटर प्रतिदिन बनाने की इसमें कोई दो राय नहीं पहुंचाया। है, बिल्कुल समर्थन है, गति तक पहुंचाया। आज आप गांव में चलेंगे, आप कहेंगे तो मैं कैमरा उठा के अपने गांव की सड़क नहीं वो समर्थन उस बात गांव में हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं 7वें काम पे। हम जब युवाओं की बात करते हैं, ठीक, पहली ऐसी सरकार रही जिन्होंने संवल युवाओं के लिए आरक्षण की बात की और हमने उनको 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का आरक्षण दिया। जी क्योंकि संवल युवा सबसे ज्यादा पीड़ित होता था सरकारी नौकरियों में। जी। अब आ जाते हैं सरकारी काम जब होते थे 8वीं बात पे, तो सारे कागज पे होते थे गौरव जी। जी हमने ई टेंडर की प्रक्रिया शुरू की, जी हमने ई गवर्नेंस को प्रमोट किया। जी। आज उसका परिणाम यह है कि भारत का कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर बैठे बैठे अपनी FIR देख सकता है, अपनी केस हिस्ट्री देख सकता है, अपना उसने अगर कोई केस फाइल किया है तो उस केस का स्टेटस क्या है, सब मोबाइल पर बैठकर देख सकता है। जी। ये 7 से 8 से 9-10 काम मैंने आपको गिना जी। दिए। अब एक चीज और बताता हूं। अब मेरा एक सवाल आपसे है गौरव जी, और आपके माध्यम से अभी 2 बात और रखें, आपके 8 बात हुई, 2 बात और बता दीजिए, 2 विकास और 2 और बता देता हूं। हमारे देश की जो महिलाएं होती थी जी, वो धुएं में बनाती थी। हमने उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक BPL परिवार को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का काम किया और 400 का सिलेंडर 1100 का कर दिया। 10वीं बात पर आता हूं जी। हमने दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना के तहत भारत के प्रत्येक गांव को बिजली देने का काम किया। और आज मैं आपको बता दूं, मेरे गांव में 2017 के बाद कभी ट्रांसफार्मर उड़ जाता था अगर गौरव जी, तो 1 महीना लगता था, नहीं लगता था। अभी हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर कर जला है, सुबह जला और दोपहर में आकर लग गया। हमने इस तरह से पूरा मौका मिला आपको 10 बात रखने का, काम करने के लिए मजबूर किया जी। अब एक मेरा सवाल है जी, बोलिए। अब मेरा एक सवाल है, बोलिए। पूरी विपक्ष की रैली में किसी एक नेता ने अगर अपने परिवार की बात ना की हो, जनता की बात की हो, तो मुझे उस नेता का नाम ये बताइएगा। आपने मेरा सवाल चुरा लिया रत्नेश जी, आपने मेरा सवाल चुरा लिया। यही मेरा सवाल था विनय यादव जी से। उस नेता का नाम बताइएगा। विनय यादव जी बिल्कुल मैं 10 सेकेंड सर, हमारे प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे तो इन्होंने नहीं कहा कि मेरे पिताजी, मेरे भाई जी, मेरी भाभी, मेरी बेटी, मेरा बेटा। उन्होंने कहा मेरे देश के लोग। हम में और इंडिया गठबंधन के लोगों में यही अंतर है जी। हम देश के लोगों के लिए काम करते हैं। और इन्होंने कहा किसानों के लिए किया। अरे किसानों के सबसे बड़े मसीहा चौधरी चरण सिंह जी रहे, पूर्व प्रधानमंत्री। बिल्कुल 2004 से हमारे साथ देखिए बीजेपी के प्रवक्ता को भी पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का, और सबसे अच्छा मौका 10 विकास आपने गिनवाए, नो डाउट, जिनमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाने का मेरा काम था, मैंने वो किया, उनको बताया। अभी हम वापस ब्रेक के बाद लौटेंगे। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता विनय यादव जी आपके पास, सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार इसी सवाल का जवाब लेंगे कि आखिर क्यों इंडी अलायंस के किसी नेता ने देश की बात क्यों नहीं की, क्यों अपने अपने स्वार्थों की बात के बयान उन्होंने वहां पर दिए।
आखिर क्यों उन्होंने देश की जनता के लिए कोई बड़ा ऐलान क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है। और एक और सवाल, दल मिल गए हैं लेकिन दिल अभी भी नहीं मिले हैं, मंच पर वो नजर नहीं आया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आपका स्वागत है। आगे चर्चा हम करेंगे और चर्चा मेरे साथ रत्नेश मिश्रा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विनय यादव जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं और सुनील त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार मैं जाऊंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं विनय यादव जी। विनय जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, हालांकि रत्नेश जी ने मेरा जो सवाल है वो चुरा लिया। आज इंडी अलायंस के जितने भी बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी, उसके दौरान यही देखने को मिला कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ी हुई बात रखी, देश के मुद्दों पर उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के हो, दोनों ने मिलकर खूब जमकर बीजेपी पर निशाना साधा, ईडी पर हमला बोला, सीबीआई पर हमला बोला, यहां तक कि चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा। आखिर क्यों? जी देखिए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। तो सुन पा रहे हैं ना आप? ठीक है जी, मैं सुन पा रहा हूँ। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हमला भारतीय जनता पार्टी पर नहीं करेंगे जी तो क्या मोदी जी की तरह नेहरू जी पर करेंगे? जी और व्यक्तिगत बात कहां से है? हर नेता ने जब बात अपनी रखी तो ये कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और उसका का नाम भी लोकतंत्र बचाओ रैली था। तो सबने ये बात रखी। और आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हम तो चाहते थे कि चुनाव जो है वो लड़ा जाए बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ऐसे ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन चुनाव आते आते जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, तो आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा ही लोकतंत्र को बचाना है। क्या ये मुद्दा नहीं है? आप कह रहे हो ईडी, सीबीआई, सबका नाम लिया। अब बताइए, इन संस्थानों की क्या आज कोई विश्वसनीयता है? क्या ये उस तरीके से काम कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर, एक चीज मैं आपको रोकूं। विनय जी, न्यायालय से ऊपर कुछ है क्या आप मानते? मैं तो नहीं मानता न्यायालय से बड़ी किसी चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी मानते हैं न्यायालय से ऊपर कुछ नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए याचिका दाखिल की, खारिज कर दिया गया। जी, तब तो लोकतंत्र की हत्या मैंने नहीं हुई। न्यायालय का नाम कहां लिया? बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं वही बता रहा हूं आपको। तब तो लोकतंत्र की हत्या को लेकर आपने बात नहीं की। लेकिन जब ईडी सबूत के आधार पर ही तो जाती है ना, वहां न्यायालय में, न्यायालय के समक्ष जाएंगी ईडी, तो सबूत दिए ना, 28 पन्नों की दलील दी ना। आपको पता है ना उन्होंने क्या क्या रखा। अगर सब ठीक था तो 1 अप्रैल तक की रिमांड क्यों बढ़ा दी गई? चलिए फिर मैं अपनी न्यायालय तो सबूत के आधार पर चलता है ना। बताइए। ठीक है, जब आपने, मैं कुछ और बात करना चाह रहा था, लेकिन अब आपने चर्चा को इस तरफ मोड़ दिया। नहीं, उसी पे आएंगे। मैं तो आपकी उस बात का जवाब दिया है। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, एक बात बताइए, मैं आपको सिलसिलेवार आपको बताता हूं जी। अब मुझे प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बस 2 मिनट में अपनी बात रख लीजिएगा सर। जी, जनवरी 2022 में, मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। जनवरी 2022 में एक्साइज पॉलिसी लागू होती है और उस टाइम कोई केस नहीं होता है। रेड्डी, शरद चंद्र रेड्डी, जो कि किंग पिन बाद में माने गए, उन्होंने उनकी कंपनियों ने 3 करोड़ का बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा दिया। जुलाई 2022 में तब तक भी कोई केस नहीं था, 1.5 करोड़ का चंदा फिर से बीजेपी को दिया। सीबीआई ने जब रेड्स डालनी शुरू कर दी, उसके बाद नवंबर 2022 में रेड्डी जी पर रेड डाली गई, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को नहीं जानता, मैं उनसे कभी नहीं मिला। 10 नवंबर 2022 रेड्डी साहब को अरेस्टेड किया जाता है। उसके बाद भी वो 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा देते हैं। जनवरी 2023 में चार्जशीट फाइल की जाती है रेड्डी के खिलाफ और कहा जाता है कि वही किंग पिन है, वही मास्टरमाइंड है सारे घोटाले के एक्साइज पॉलिसी में। ठीक है, उनको कोई बेल नहीं दी जाती, उनको टॉर्चर किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। उसके बाद अप्रैल में स्टेटमेंट देते हैं रेड्डी, जब उनको प्रेशराइज किया गया तो वो स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ मैं केजरीवाल जी को जानता हूं, और फिर कहानी शुरू होती है। उसके बाद मई ईडी उनको बेल दे देती है।
अदालत उनको बेल दे देती है, पीठ दर्द के बहाने से वो बेल की अर्जी लगाते हैं और ईडी उसको सपोर्ट करती है कि हाँ जी इनको पीठ दर्द है। ईडी कोई अपोज नहीं करती उनको। देखिए इसको समझिए आप, उन पे दबाव डाला सर देखिए मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, ये सब मुझे भी पता है और मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को भी पता है, लेकिन ये सारी दलील कोर्ट में नहीं चली ना। खुद अरविंद केजरीवाल जी खुद बोले, कोर्ट के सामने बोले। पीएमएलए, देखिए पीएमएलए एक्ट में ईडी को अधिकार है कि वो जांच करने के लिए अरेस्ट कर सकती है, रख सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी है रखना, गिरफ्तार करना। छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, तो आप आप अपनी बारी में आप बोलिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनाव से ठीक पहले अरेस्ट कर लिया ताकि वो जेल में रहे, चुनाव प्रचार ना कर पाए। क्या वो कोई गुंडे मवाली थे जो देश छोड़कर भाग जाते? क्या इन्होंने विजय माल्या को रोका? अच्छा, अरविंद केजरीवाल देश छोड़कर भाग जाते, प्रचंड बहुमत से जीत कर आए 3 बार के मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो कहां चले जाते भाई? वो किन सबूतों में छेड़छाड़ कर देते? देखिए गिरफ्तार करके तब रखना पड़ता है जब लगता है कि ये किसी सबूत को मिटा देंगे या ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन आप इस कार्रवाई को देखिए, उसकी ये राजनीतिक षड्यंत्र है और उसी के तहत ये काम हो रहा है। रत्नेश जी आऊंगा, भूल गए क्या? मैं सुनील जी के पास जाऊंगा, इनके बाद फिर आपके पास आऊंगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? इस सारे देश ने देखा। और फिर मैं वही कहूंगा, आपने लोकतंत्र की हत्या, सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट से आपकी जीत हुई कि नहीं? लेकिन आप देखिए, तो देश की न्यायपालिका पे भरोसा रखिए ना। और न्यायपालिका के इर्द गिर्द पूरा मामला अरविंद केजरीवाल का, सुनिए अरविंद केजरीवाल जी का पूरा मामला न्यायपालिका के इर्द गिर्द है ना। नहीं आप देखिए, अरविंद केजरीवाल बरी होकर आएंगे, आप देख लीजिएगा, वो तो वक्त बताएगा। अभी आपके संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तीनों भी तो अभी इनके लिए भी ऐसा ही कहा जा रहा था, लेकिन सबूतों का अभाव का जो हवाला दिया गया। खैर आपने अपनी बात रखी, आपकी बात अपनी जगह ठीक है। उन्होंने जो भी कहा लोकतंत्र बचाने की बात की, इस पर सटीक विश्लेषण के लिए मैं सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं। सुनील जी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ये कहती हुई आज नजर आई दिल्ली की इस महारैली में कि उन्होंने लोकतंत्र बचाओ इस महारैली का आयोजन किया लोकतंत्र बचाने को लेकर के। लेकिन जब बयान सामने आए तो वो आपने भी सुने। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आई कि ये स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, जबकि उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी किया, तो वहां पर आरएलडी के बड़े नेता जयंत चौधरी को अपने पाले में ले लिया। तो इस पूरा विश्लेषण क्या कहलाता है, यह हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए गौरव जी, न तुम बदले न हम बदले, न तन बदले न मन बदले, हुए हालात कुछ ऐसे कि अब तुम बदले और हम बदले। परिस्थितियां ऐसी हो गई विपक्ष के साथ में जी। कुछ तो ईडी परेशान, कुछ सीबीआई परेशान। मैं बड़ा निवेदन साफ कहना चाह रहा हूं कि ईडी सीबीआई किसी गरीब घर में गई हो तो बता दीजिए, क्यों आपने ऐसा कुकृत्य किया है जिसके वहां ईडी सीबीआई जा रही है। मैं तो ईडी और सीबीआई को धन्यवाद देना चाह रहा हूं आपके चैनल से कि ईडी सीबीआई ने तो बोरो नोट बरामद किए इस देश में, न की हो तो बताइए हमको आप। ईडी और सीबीआई शायद न होती तो बड़े बड़े केसों का पर्दाफाश न होता। इसलिए ईडी और सीबीआई गाते गाते गाना विपक्ष थक गया है और कोई एक्शन नहीं हो रहा। आप लोकतंत्र बात आते हैं, बीजेपी के कितने नेताओं के यहाँ गई ये बता दीजिए बस। सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन नहीं बिल्कुल पूछिए जी, बोले मौका दीजिए। मैं चुप बैठा, आगे बात सुनता रहा। देखिए लोकतंत्र की बात आ रही है, तो लोकतंत्र जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा ही। जिस देश का आप देख लीजिए विपक्ष नर्वस होता है, कमजोर होता है, उस देश में निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। और आज आप देखिए कि विपक्ष किस स्थिति में आ गया है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं गौरव जी कि राज मोह और पुत्र मोह में जो राजा फंस जाता है, राज धर्म तन तीन उसी का नाश यहां हो जाता है। जिस धृतराष्ट्र की ये बात कर रहे हैं, ऐसे आप इसमें देखिए जो विपक्षी बैठे हुए हैं कि पुत्र मोह के चक्कर में पूरी पूरी पार्टी शहीद हो गई। आप दूसरे मौका दीजिए, कितने दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ के अलग हो गए, क्यों अलग हो गए? विनय जी आपका क्या सवाल है? विनय जी का एक सवाल है। सुनील जी, विनय जी का एक सवाल है, बोलिए अपना सवाल बोलिए आप। बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि त्रिपाठी जी बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात रखेंगे। इन्होंने कहा ईडी सीबीआई, तो पहला मेरा सवाल ये था, एक भी नेता का आप बीजेपी का बता दीजिए जहां ईडी सीबीआई गई हो। दूसरा सवाल, अजीत पवार, छगन भुजबल, अशोक चौहान, हेमंत विश्व शर्मा, जिनके यहाँ ईडी सीबीआई गई, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो ईडी सीबीआई सारे केस बंद क्यों कर दीजिए? अब ये 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। और तीसरा, आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है, अरे विपक्ष को कमजोर कौन रहा है?
कांग्रेस के खाते सीज किसने किए, आप बताइए। अच्छा विनय जी, मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा, मैं सुनील जी आपके पास आऊंगा, लेकिन विनय जी के सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। आप कह रहे हैं विपक्ष को कौन कमजोर कर रहा है? विपक्ष को कोई कमजोर नहीं कर रहा है, वो खुद कुल्हाड़ी खरीदने जाते हैं और अपने पैर पे मार लेते हैं। अब विपक्ष आज तस्वीरों में सुनील जी मैं आऊंगा आपके पास। आज विपक्ष जो है, इंडिया अलायंस जो है, मंच पर साथ में था, लेकिन महाराष्ट्र में क्यों अलग था, पश्चिम बंगाल में क्यों अलग था, पंजाब में क्यों अलग है, हरियाणा में क्यों अलग है, ये भी तो समझ नहीं। उत्तर प्रदेश में तो खैर गठबंधन की बात बनी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सुलह हुई है, एक सीट पर टीएमसी भी उतर रही है। लेकिन ये जो दो बड़े दल है ना आपके साथ, आज तो उद्धव ठाकरे भी कहते हुए नजर आए कि हम इंडिया अलायंस का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन जब अभी कुछ दिन पहले ही सूची जारी करी तो सूची में तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए अपनी सूची जारी कर दी। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ अपना टीएमसी ने उम्मीदवार उतार दिया। तो कौन कमजोर कर रहा है सर? विनय जी, कौन कमजोर कर रहा है? कमजोर नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टी देखिए ऐसे थोड़ी ना कि एक दूसरे को सीट ऐसे ही दे देंगी, आपस में तो कुछ ना कुछ चर्चा होगी ना। नहीं अभी आपने कहा, आपका सवाल का मैंने जवाब दे दिया क्योंकि आंकड़े लेके बैठा हूं मैं। सुनील जी आप जवाब दीजिए उनकी बात का। छगन भुजबल, अजित पवार, विष्णु शर्मा जी विपक्ष को अपने कर्म कमजोर कर रहे हैं। आप जब चुनाव आता है तो आप यात्रा करते हैं, रैली करते हैं, 5 साल आप चुनाव जीतने के बाद तो है ही नहीं, हारने के बाद भी चिंतन और मंथन नहीं करते हैं। अगर करते होते तो ये हालात आज आपके न होते। भारतीय जनता पार्टी हारती है तो चिंतन करती है और जीतती है तो चिंतन करती है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल आरएसएस है, आरएसएस में कई वरिष्ठ नेताओं जानता हूं जिनके चिंतन मंथन और किताबों का संकलन हमेशा जारी रहता है। जो जनता के बीच में रहेगा गौरव जी, जनता उसके बीच में रहेगी। विपक्ष की स्थिति है कि ट्विटर, फेसबुक, रत्नेश जी आपके पास, सुनील जी के पास, वो विनय जी के पास, जनता के मुद्दे कितना आपने धरना प्रदर्शन किया। आप इससे पहले राजनीति देखिए कि राजनीतिक लोग सड़कों पर लाठियां खाते थे पुलिस की, धरना प्रदर्शन करते थे। आज सिलेंडर आप चिल्ला रहे 1200 में, 1200 में सिलेंडर बिका, आप कहां थे? ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। विपक्ष जनता के साथ खड़ा हो, जनता विपक्ष के साथ खड़ी हो। इस देश में ये स्थिति पैदा हो गई गौरव जी, नरेंद्र मोदी जी का सामना करने के कोई दल ही नहीं, क्योंकि जो दल आ रहा है वो अपनी व्यथा गा रहा है। कोई ईडी से परेशान, कोई सीबीआई से परेशान, कोई से परेशान। जनता भी देख रही है कि आप किससे परेशान हो, किस लालच में आप आ रहे हो। आप देश की बात करो, राष्ट्र की बात करो और वो बात करो जो जनता के मन में बैठ पाए। अगर सीबीआई ईडी गलत कर रही है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से आप राह लीजिए। जब हमारे ना हाई कोर्ट से राहत मिल रही है ना सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल रही है और चुनाव हारते हो तो मातम निकालते हो, ईवीएम के ऊपर की ईवीएम। अरे जनता के बीच में आप रहो, देखिए जनता को सुनती है। और वास्तव में हमारा आकलन है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में जा रहा, क्योंकि विपक्ष अपनी कारगुजारियों से दिन पर दिन गिरता चला जा रहा। गौरव जी, अगर यही हाल रहा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र हमारा खतरे में रहेगा। इसलिए मैं विपक्ष से निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि जनता के बीच में आप आइए, जनता आपके साथ रहेगी। लेकिन ना चुनाव होने के बाद आप गायब हो जाओगे, उसके बाद जनता समस्याओं से मतलब नहीं है। जनता चाहे कोरोना में रही तब कोई बात नहीं है, या महंगाई से मात खा रही, बेरोजगारी से मात खा रही, आप चैनल चिल्लाएंगे, चुनाव आएगा तो बेरोजगारी की बात करेंगे। आप वो मुद्दे बात जो नरेंद्र मोदी जी बात करते हो, नरेंद्र मोदी जी को तो विपक्ष ने ही हीरो बना दिया। हर जगह चर्चा ईडी, सीबीआई, नरेंद्र मोदी। विपक्ष के पास 3 रत्नेश जी, देर में नंबर आएगा, उंगली नीचे कर लीजिए, आऊंगा आपके पास जी। विनय जी बोलिए। तो कम से कम आप जो है विपक्ष में है, जनता की हर समस्याओं के साथ कंधे कंधा मिला खड़े हुए, जनता आप साथ खड़ी होगी। बिल्कुल विनय जी, देख रहे हैं कि भारत के कोने कोने में नरेंद्र मोदी जी की, चाहे वो झूठ बोलते हो, मैं इस बात से आप कहते हैं झूठ बोलते हैं, लेकिन जनता सुनती तो है। नरेंद्र मोदी जी ने जनता का मूड समझ लिया, जनता को क्या चाहिए, और जो कहते हैं लोग मानते हैं। और पूर्व में भी आप देख लीजिए ऐसा कौन प्रधानमंत्री हुआ जिसकी एक आवाज पर पूरे देश ने ताली और ताली बजाई हो। आपको को ऐसा हुआ बताइए। मैंने 35 साल पत्रकारिता में ऐसा नहीं देखा। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री मुझे देखने को मिला, वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने एक आवाज पे उत्तर प्रदेश से जड़ें हिला दी थी, और उमेश भंडारी जी गवर्नर थे उत्तर प्रदेश में। जो मेरे नेतागण बैठे हैं, सबक कोई नहीं यहाँ, वो जानते होंगे कि वो भी जमीनी नेता थे। आज कौन नेता जिसकी एक आवाज पूरे देश में ताली ताली बजाए? गौरव जी बताइए हमको आप। बिल्कुल जी विनय जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, आखिरी कमेंट लेंगे, समय की पाबंदी है। 7 मांगे जो है आज मुद्दे थे इंडिया अलायंस के, मैं चाहता हूं ये फुल स्क्रीन पर हम दिखाएं, आपको भी शायद दिख जाएंगे। ये जो 7 मुद्दे हैं,
आज इन 7 मुद्दों को आप ध्यान से पढ़िए, ये आपको फुल स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। इंडी गठबंधन के जो ये 7 मुद्दे हैं क्या हैं, देखिए। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, इनकम टैक्स नोटिस, ये ऊपर के जो 4 मुद्दे दिख रहे हैं आपको, इनसे जनता का सरोकार मुझे बता दीजिए। इनसे एक मिनट इनसे जनता का सरोकार, इन 4 मुद्दों से जनता का सरोकार बता दीजिए, लाइए स्क्रीन पे जी। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ये सब है, देखिए वो भी बताइए। मैं स्वामीनाथ जी आऊंगा अभी आपके पास। मैं ऊपर के 4 मुद्दों पर उनसे राय ले रहा हूं, नीचे के 3 पे आपसे ले लूंगा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ऊपर में है, आपके स्क्रीन में ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, आप देख लीजिए। अरे गौरव जी, ये जी, कोई घोषणा पत्र नहीं था गौरव जी, कोई जनता के लिए घोषणाएं नहीं थी। ये वो मांग कर रहे हैं सरकार से, संस्थानों की चुनाव निष्पक्ष हो, यही कहलवाना चाह रहा था मैं कि जनता के मुद्दे नहीं थे ये जनता के मुद्दे। अभी आप ही ने कहा ना। रत्नेश जी रुकिए। गौरव जी देखिए, आप जिस तरह से बातों को मरोड़ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता के लिए घोषणा पत्र आएंगे, पार्टियों को घोषणा पत्र आएंगे, रैली। तो आज विपक्ष की बड़ी रैली थी, आज घोषणा पत्र जारी करना चाहिए था कि नहीं? अपने मुद्दों को लेकर रैली में आए थे। लोकतंत्र बचाओ रैली अरे थी ना, भाई घोषणा करेंगे, आप चिंता मत करो, अभी बहुत रैलियां होंगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज की रैली में जनता को क्या मिला? जायसवाल जी आप बता दीजिए, फिर रत्नेश जी के पास आऊंगा। स्वामीनाथ जी, आज की रैली से जनता को क्या मिला? लोकतंत्र बताना जरूरी है। और मोदी जी ने क्या दिया? रत्नेश जी आऊंगा, 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट बस, 1 मिनट दे दीजिए, आऊंगा आपके पास। नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। 10 साल का कैंपेन, हम आम आदमी पार्टी 12 साल पुरानी है, हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी, लेकिन यूपीए की सरकार रही, तो उसका कंपेरिजन मैं गिनवा देता हूँ, सुन लीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ यूपीए में 6.7%, एनडीए में 5.9, फिस्कल डेफिसिट 4.5%, 22.5% एनडीए में। डेब्ट कर्जा यूपीए के दौरान 58 लाख करोड़, 22% के दौरान 173 लाख करोड़। डेब्ट का, कर्जे का जीडीपी अनुपात 67%, यूपीए के दौरान 82%, 82% एनडीए की गवर्नमेंट 10 साल में। अच्छा देखिए, ये आंकड़े आप, अच्छी बात है विनय जी, पूरी तैयारी करके आए हैं, और ये हमें अच्छी लग रहा है कि हमारे प्रवक्ता, मतलब हमारे चैनल पे आने के लिए प्रवक्ता पूरी तैयारी के साथ आते हैं, ये अच्छी बात है। सवाल विनय जी, मेरा एक पॉइंट है भाई। अच्छा आप बोलिए। रत्नेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए रत्नेश जी, आप बोलिए। रत्नेश जी एक मिनट, विनय जी आऊंगा आपके पास। रत्नेश जी आप बोलिए। परिवारवाद, अरे भाई परिवारवाद जब सरकारी भाजपा की है, सारे राज्यों में सरकार। मैं विनय जी एक सवाल पूछूंगा, अगर आप उसका जवाब देंगे, पूरी जनता देख रही है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। रत्नेश जी आप बताइए। आप सरकार बना ली। अरे विनय भाई चुप तो हो जाए, फिर मैं बोलूं। हाँ रत्नेश जी बोलिए। जी बोलिए। अब दोनों प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है कि प्लीज मुझे बीच में मत टोकिए। 1 मिनट में अपनी बात रख लीजिएगा, क्योंकि अब हम समापन की तरफ। 10 सवाल पूछेगा, मैं 10 का जवाब दूंगा जी। अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं शराब घोटाले। शराब घोटाले की शिकायत किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। उस शिकायत करने वाली टीम में कौन थे? चौधरी जी, जो तत्काल इनके दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और वर्तमान में इनके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन जी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है जी। कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ईडी ने शराब घोटाले की जांच शुरू की। सर 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। आज कांग्रेस पार्टी की, सर प्लीज, आज कांग्रेस पार्टी की कौन सी मजबूरी थी कि अपने इतने बड़े नेताओं की बातों को झुठलाकर वो साथ बैठे थे? दूसरी बात, तिवारी जी ने एक बात कही, दिल मिले वाली स्थिति। मैं पंजाब इलेक्शन पे ले चलूंगा गौरव भाई। तिवारी जी ने, त्रिपाठी जी, मंत्री ने, प्लीज, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा एक चुनावी भाषा में कि कुछ दिन में लोग बात करेंगे, एक थी कांग्रेस, और उसके बाद उसका कांग्रेस पार्टी ने रिप्लाई किया पंजाब में एक जोकर। जनता ने पहले यह देखा, आज जनता क्या देख रहे हैं कि भगवंत मान और राहुल गांधी भी दोनों बगल में बैठे हुए हैं। तो जनता सोच रही है कि ये उस टाइम झूठ बोल रहे थे या इस टाइम झूठ बोल रहे हैं। पूरी की पूरी भारत की जनता कंफ्यूज हो गई गौरव भाई जी। और जब जनता कंफ्यूज हो जाती है तो वो चीजों का स्पष्टीकरण कर नहीं पाती, और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजें स्पष्ट तौर पर उसको दिखा देती है तो वो हमें वोट करती है। पहले ये अपने मुद्दों पर क्लियर तो हो जाए, पहले कांग्रेस पार्टी इस पर स्टैंड क्लियर कर ले कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की शिकायत क्यों की, और आम आदमी पार्टी इस बात पे अपना स्टैंड क्लियर कर ले कि वो कांग्रेस की शिकायत पे जेल में क्यों है। हमने तो चलिए बस देखिए, समय कम है, 55 हो गया। जायसवाल जी आप अपनी बात रखिएगा।
देखिए गौरव जी जैसे बोल रहे हैं तो राजभर भी पहले गरियाते थे मोदी जी के और योगी जी को। अरे भैया शिकायत करना नहीं, रिटर्न में कंप्लेंट करना किसी कॉन्स्टिट्यूट अथॉरिटी को। रत्नेश जी बीच में नहीं बोली। देखिए मैं डिबेट में मेरा समय कम है, उधर की बात नहीं होगी, इधर उधर की बात नहीं होगी। ये बताएं कि अजय माकन ने झूठ बोला था क्या शिकायत करते हुए? मैं गुड नोट पे डिबेट को एंड करना चाहता हूँ। 55 हो गए, गुड नोट पे मैं डिबेट को एंड करना चाहता हूँ। रत्नेश जी रुकिए आप, रत्नेश जी आपको पूरा मौका दिया था। रत्नेश जी स्वामीनाथ जायसवाल पहले बताएं कि इन्होंने शराब घोटाले की शिकायत क्यों की थी? अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, आप चुप हो जाए, मैं पूछ लूंगा। रत्नेश जी सवाल करना मेरा काम है, रुकिए आप। जायसवाल जी अपनी बात रखिए। मैं भी पूछूंगा, मैं भी देश का नागरिक हूं। कल आप मेरे साथ डिबेट में बैठिएगा तब पूछिएगा। रत्नेश जी ऐसे कैसे बात बनेगी आगे? रत्नेश जी रुकिए, रत्नेश जी बता दें कि आपके पार्टी के मेरा समय तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियां आमने सामने हैं। और जो एक चीज पॉलिटिक्स के सुपर संडे में निकल कर आई कि आज जो इंडी अलायंस की महारैली दिल्ली में हुई, उस रैली में सभी ने अपने अपने मुद्दे रखे, 7 बड़े मुद्दे रखे। लेकिन 7 बड़े मुद्दों में 3 मुद्दे ऐसे थे जिनसे जनता का थोड़ा बहुत सरोकार है, लेकिन 4 मुद्दे ऐसे जिनका किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी व्यक्तिगत राजनेता को सीधा उसका लाभ मिलने वाला, या फिर वो अपनी बचाव में उस तरीके का भाषण या भाषा बोल रहा था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश से साल 2024 के चुनावी रण का शंखनाद कर दिया, वो भी एक ऐसे नेता के साथ जो जाटलैंड का एक कह सकते हैं कि एक बड़ा नेता है। हालांकि उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, नायब सैनी भी मौजूद रहे, और साथ ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी जाटलैंड में मौजूद रहे। अब इसका कितना असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल पॉलिटिक्स के सुपर संडे में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।